एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस। और देखो, ऐसा नहीं है कि जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है सिर्फ उन्हीं के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका सब्जेक्ट हो मैथ साइंस या फिर कॉमर्स, और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सिटीजन हैं कहाँ के, इंडिया के, और यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है ये हम सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, और टॉपिक है द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है। देखो, वैसे तो हम सभी जानते हैं एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, मतलब जिसे जिम्मेदारी दी गई है उसे अथॉरिटी भी दी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में, तो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देख लिया है, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे, हमने ये भी देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। अब आज इस टॉपिक को हम देखेंगे और समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है। ठीक, स्टार्ट करें सेशन को। तो जैसे ही हमने फंक्शंस पढ़े, ठीक, कुछ फंक्शंस जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़े, एक सेकेंड, हाँ, तो जब हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस पढ़े तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करते हैं हमें कि क्यों बहुत सी सोसाइटीज़ के पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन यहाँ पर 3 और क्वेश्चंस हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कितना है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक जस्ट है, मतलब कि सिर्फ एक तरीके से ये पूछा गया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है मतलब कि जस्टिस, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें दी गई हैं जो वो एक तरीके से जस्टिस बताती भी है या नहीं। देखो क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर दिया जाए, मान लो कोई प्लान बनाया, पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, अब पॉलिसी बना दी और पॉलिसी में ये कहा गया कि जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उन्हें क्या करेंगे, मंथली बेसिस पर कुछ अमाउंट दिया जाएगा ताकि वो अपना क्या कर सके, निर्वाह कर सके, जीवन निर्वाह, या थोड़ा बहुत उनका खर्चा पानी चलता रहे, ठीक है। बट पॉलिसी बना दी, अब उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई मतलब है क्या पॉलिसी का? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है भी या नहीं, जस्टिस एक तरीके से दे भी रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है या नहीं, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि इसमें न्याय होता है या नहीं। ये 3 क्वेश्चंस और हम कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग हम करते हैं, हम ये बताते हैं कि बहुत सी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या आपके नोट्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट है तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, तो कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट में है आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स हैं, और ये आर्टिकल्स बताते हैं कि किस तरीके से एक स्टेट को बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद कैसे इस स्टेट को चलाया जाए, ठीक है। कौन से नॉर्म्स होंगे जो एक स्टेट फॉलो करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद, ये दिया रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या पढ़ा हमने? कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए गए हैं, और जब भी कोई स्टेट बनाया गया है तो वो स्टेट इन नॉर्म्स को कैसे फॉलो करेगा ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक है। अब अगर हम किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम बोले कि बताइए भैया आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, तो हम ये डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सारे आर्टिकल्स हैं और इसमें बताया गया है कि स्टेट कैसे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज में, जैसे कि अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक, सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए आपने अपनी कॉपी के नोट्स बनाए, अब आपने अपने बुक के नोट्स बनाए, ठीक है। तो ये नोट्स में आपने एक अलग से कॉपी बना ली सोशियोलॉजी की, एक कॉपी बनाई पॉलिटिकल साइंस की, एक कॉपी बनाई ज्योग्राफी की, ऐसे करके अलग अलग आपने नोट्स की कॉपी बनाई। और एक बच्चा क्या करेगा, एक ही कॉपी में सारे नोट्स बना लेगा
पार्ट्स करके, डिवाइड करके। तो यहाँ पे ऐसा केस है यूनाइटेड किंगडम में कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे हम कहते हैं ये है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्हें ही रेफर किया जाता है। Rather, they have a series of documents and decisions that taken collectively are referred to as the constitution. तो इनके पास series of documents हैं और उन्हीं बेसिस पर ये decision लेते हैं और इन्हें भी set of documents कहा जाता है और इसे कहते हैं constitution। तो अब इन सारी चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो या तो डॉक्यूमेंट है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है और दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी मेंशन अबव। और ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, दे आर मियर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन अ पैचमेंट। मतलब कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पे लिखे हुए हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, नोट्स तो सारे हैं हमारे पास बट हमने पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया है, ठीक है, तो फिर एग्जाम कैसे अच्छा जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ पेपर पर है, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उनका कोई रोल ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ कंट्रीज़ में तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कुछ में नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कितना है, हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम समझेंगे। और देखो, इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ इफेक्टिव कब होती है, जब उसे इफेक्टिव बनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इफेक्टिव है भी तो उसे इफेक्टिव कौन बना रहा है, What ensures that it has a real impact on the lives of people? ऐसी क्या चीज़ इंश्योर करती है कि इसका रियल इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ पर। अब लोगों की बात करें तो हमें फंडामेंटल राइट्स कहाँ से मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिले हुए हैं ना। तो यही पूछा गया इसमें कि क्या रियल इम्पैक्ट है इसकी लोगों की जिंदगी पर। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो आता है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, कौन लेकर आया कॉन्स्टिट्यूशन, किसने ऐसा सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। तो सबसे पहले तो चीज़ क्या आती है, मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, ठीक। अब कैसे आया उसके लिए ये जानना होगा कि बनाया किसने, तो हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। देखो, एक कंट्री है, उस कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी है, कल्चर है, ट्रेडिशन है। अब इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, ये जानने से पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने इंडिया के लिए, किसके पास अथॉरिटी थी कि इतने बड़े देश के लिए आप संविधान बनाएं और आप रूल्स रेगुलेशंस बताएं। हो सकता था कि वो कहीं कुछ गलत लिख देते, कुछ गलत बना देते। तो ये सारी चीज़ों को कैसे ध्यान में रखा गया और किसे अथॉरिटी दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे, ठीक। बहुत सी कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो एक तरीके से डिफंक्ट हैं। क्यों डिफंक्ट है, तो इसका मतलब समझने के लिए ये इस वजह से एक तरीके से इतने अच्छे नहीं हैं, या ये हो सकता है कि रूल्स रेगुलेशंस कुछ अपने ही फेवर में हैं। तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं वो मिलिट्री लीडर्स ने बनाए हैं या ऐसे लीडर्स ने जो पॉपुलर थे ही नहीं, ठीक है, जिनके पास एबिलिटी ही नहीं थी कि वो अपने साथ लोगों को लेकर चल सकें और हर एक चीज़ लोगों के लिए अच्छा कर सकें। मतलब कि यहाँ से इस चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं कि बहुत से कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशंस इतने अच्छे नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि या तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री लीडर्स ने बनाए हैं या फिर जो लोग पॉपुलर नहीं हैं, लीडर पॉपुलर नहीं है, ऐसे लीडर ने बनाए हैं। क्या आपको पता है ऐसा कोई सा कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का जो मिलिट्री लीडर या नॉन पॉपुलर लीडर के द्वारा बनाए गए हों? अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी हमने क्या बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है वहाँ पे मिलिट्री लीडर्स या फिर नॉन पॉपुलर लीडर्स ने बनाए। अब सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब कारण क्या है इनके सक्सेसफुल होने का, बताइए आपको क्या लगता है, क्या कारण होना चाहिए सक्सेसफुल होने का? या तो किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाए होंगे जो सबका भला चाहते हो, सबको ध्यान में रख के बनाए हो,
या किसी पॉपुलर लीडर ने बनाए हों। पॉपुलर लीडर मतलब क्या, मतलब कि जिस लीडर पर सभी लोगों को भरोसा है कि ये जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, हमारे फेवर में काम करेंगे। तो यहाँ पे कहानी क्या थी, यहाँ पे कहानी ये थी कि ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस थे इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स के, जो एक पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद बनाए गए। और इसी से रिलेटेड नेशनल मूवमेंट्स हुए काफ़ी सारे। इंडिया की बात करो, इंडिया की हिस्ट्री में जाए, बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए। किस लिए हुए, कि हमारा एक अपना रूल्स रेगुलेशंस जो हो रहा है वो हमारे थ्रू ही हो। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बने ये पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद बने। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, पढ़ा हमने, ठीक है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मतलब समझो कि कैसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया तो फिर नेशनल मूवमेंट से बना है। तो किसी भी इवेंट के एक हिस्ट्री होती है या बैकग्राउंड होता है, और एक होता है इमीडिएट रीजन। तो इंडिया में जो इमीडिएट देखा गया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इसे अथॉरिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। लेकिन बैकग्राउंड की बात करें तो ये नेशनल मूवमेंट्स बैकग्राउंड थे, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसलिए कहा गया है कि इंडिया फॉर्मली, अगर बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था दिसंबर 46 से दिसंबर 1949 के बीच में। Long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. But यहाँ पे ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो अथॉरिटी दी गई थी, बट इसका काम था कि जिस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए हैं तो आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोगों को ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ये डेट याद रखिएगा, ज़रूर पूछी जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी कहाँ से मिलती है, कैसे लीगल हो गई ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो यहाँ पे ये कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ड्रॉन अप बाय पीपल हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी ऐसे मिली क्योंकि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उनके पास इतनी काबिलियत थी कि लोगों के साथ नेगोशिएट कर सके, लोगों को समझा सके, उनकी क्रेडिटेबिलिटी थी, लोग उन पे भरोसा करते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी आप बनाएंगे हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस, हम उस पर भरोसा करते हैं, आप हमारे अच्छे के लिए ही बनाएंगे। उनमें ये एक तरीके से कैपेसिटी थी कि वो कमांड कर सकते थे वाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। आपने देखा होगा क्लास में कुछ टीचर्स रहते होंगे जो शायद बच्चों को मतलब इतने फ्लेक्सिबल तो नहीं कहेंगे, मतलब एक तरीके से बहुत लिबरल होता है टीचर्स। कुछ टीचर्स लिबरल होंगे आपकी क्लास में और आप लोग मस्ती भी करते होंगे तो शायद आप लोग को नहीं डांटते होंगे या आप कह देते होंगे कि चलो ठीक है। बट कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिन्हें आप बहुत पसंद भी करते हैं और इसी के साथ साथ आप उनकी बात भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा भी पा रहे हैं और इसी के साथ साथ वो आपकी हर एक चीज़ को समझ भी पा रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये जो सेकंड टीचर का मैंने एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पर भी था। लोग उन पर भरोसा करते थे, वो उनको समझते थे और लोग उनको समझते थे, ठीक। और इनके पास कैपेबिलिटी थी कि लोगों को कन्विंस कर पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमारी पर्सनल पावर के लिए हम नहीं बना रहे हैं, हम आप सभी के अच्छे के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ से इफेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल डॉक्यूमेंट में नेशनल कॉन्सेंसस को ध्यान में रखा गया, मतलब राष्ट्र के लिए ही हर एक चीज़ अच्छे से हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम देखने को मिला जहाँ पर हर एक व्यक्ति की डिजायरेबिलिटी को फुलफिल किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी एक ऐसे रेफरेंडम की तरह नहीं रहा, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा हर एक चीज़ पर ध्यान दिया। यहाँ पर ऐसे लीडर्स थे जो लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को एक रेफरेंडम तो नहीं कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका कारण ये है क्योंकि जो पीपल हैं उन्होंने इसे कैसे अडॉप्ट किया, एज दे आर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजंस। देयरफॉर जो पीपल की अथॉरिटी है टू हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प डिटरमाइन इन पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। एक तरीके से ये कहा गया है, एक बार ध्यान से सुनिए, इससे थोड़े पीछे वाली स्लाइड पर हम चलते हैं।
द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कॉन्सेंसस। जो फाइनल डॉक्यूमेंट बना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा चीजों को ध्यान दिया गया। Some countries have subjected to their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of a constitution. कुछ कंट्रीज में क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम बना देते हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिजायरेबिलिटी को देखकर लोग बाग क्या करते हैं, वोट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंडम क्यों नहीं कहा गया है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसलिए नहीं कहा गया है, इसमें पब्लिक अथॉरिटी सबसे ज्यादा थी। पब्लिक अथॉरिटी क्यों थी, क्योंकि इनडायरेक्टली कौन थे, किसके बिहाफ में थे, सारे लीडर्स लोगों के ही बिहाफ में, ठीक है। और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को एक रेफरेंडम इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिजायरेबिलिटी नहीं देखी, उन्होंने अपना भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उसे अडॉप्ट किया। देयरफॉर जो लोगों की अथॉरिटी है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया, उन्होंने हर एक तरीके से ये सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होना चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। अगर इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करें तो इसमें हमने ये देखा कि कहाँ से आया, तो कैसे आया, उससे पहले ये समझा कि लीडर्स कौन थे। तो वो सारे लीडर्स थे जिनके अंदर काबिलियत थी हर एक लोगों को ध्यान में रखना और उनके लिए अच्छा काम करना, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव बना और लोगों ने उसको फॉलो किया। अब सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखते हैं कि इट इज द हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी भी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा क्या है ये सब्सटेंटिव प्रोविजन, ये हम देखेंगे। तो इसमें आप ये समझिए कि इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलोंग विथ इट्स प्रोविजंस। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को ये कोई ना कोई कारण ऐसा देगा कि हर एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, ठीक है। हर एक व्यक्ति समाज में जो भी हैं वो इसके प्रावधान को समझे। कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट मेजॉरिटी allowed permanent majorities to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution। देखिए, इसको थोड़ा सा इजीली समझने की कोशिश कीजिए। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा जिसमें ऐसे सारे प्रोविजंस हों कि सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को या ग्रुप को, सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को एक ना एक कारण दे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, ठीक। अब बात ये कही जा रही है, जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये कहा गया, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ने परमानेंट मेजॉरिटी को कह दिया कि जो परमानेंट मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को हमेशा अपोज करे, मान लो ये कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या अब माइनॉरिटी के पास कोई रीजन बचा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को माने, संविधान को माने। आज की डेट में भारत का हर एक नागरिक संविधान को मानता है और मानना भी जरूरी है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। चाहे गवर्नमेंट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सभी इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसे प्रोविजंस होना जरूरी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। या मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिविलेज्ड मेंबर्स की बात अगर करें तो प्रिविलेज्ड मेंबर्स को क्या कहा गया, at the expense of others, or that systematically entrenched the power of small groups in society would cease to command allegiance। यहाँ पर यह कहा गया है कि सिस्टमैटिकली कुछ मेंबर्स को प्रिविलेज्ड कर दिया गया, कुछ मेंबर्स को प्राथमिकता दे दी गई, कुछ और ज़्यादा इनको बेनिफिट्स दे दिए गए, और इसका खर्चा किस पर लगाया गया, एक तरीके से जो एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, मतलब किसी को कीमत चुकानी पड़ी किसी के प्रिविलेजेस के लिए। जो स्मॉल ग्रुप्स थे उनकी पावर को लेकर यहाँ पे प्रिविलेज्ड मेंबर्स को कुछ पावर दे दी गई। तो अब इनके पास क्या, जो स्मॉल ग्रुप्स है उनके पास कहीं ना कहीं तक कोई भी ऐसा तरीका है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अच्छा प्रावधान है क्या कि जिस बेसिस पर ये स्मॉल ग्रुप जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ये कहा गया है अगर कोई भी ग्रुप, if any group feels their identity is being stifled, they will have no reason to abide by the constitution। ये कहा गया है कि अगर कोई भी ग्रुप को ऐसा लगता है कि हमारी आइडेंटिटी को दबाया गया है, हमारी आइडेंटिटी अब कहीं भी नहीं दिख रही है, तो उनके पास कोई भी कारण नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए, ठीक। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन
अपनी तरफ से परफेक्ट जस्टिस नहीं कर सकता है। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सोसाइटी पे ध्यान दिया ही नहीं, रूल्स रेगुलेशन जिसके लिए भी बना रहे हैं अगर उनके लिए काम नहीं किया, उन्हें इंटरेक्टिव नहीं बनाया, तो वो खुद से परफेक्ट जस्टिस नहीं बता सकते हैं। इन्हें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि बेसिक जस्टिस जो है वो तो हमें सभी को प्रोवाइड करने हैं, दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परसुइंग बेसिक जस्टिस। लोगों को आप कन्विंस ही नहीं कर पाए। मान लो कि ग्रुप ऑफ पीपल की हम बात करें, ठीक, अब ग्रुप ऑफ पीपल में एक स्मॉल ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लार्ज ग्रुप को बेनिफिशियल करने के लिए या बेनिफिट देने के लिए स्मॉल ग्रुप को कह दे कि आपके कुछ पावर्स और आइडेंटिटी को कम करना है क्योंकि इन्हें ज़्यादा पावर और आइडेंटिटी देनी है क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है, तो इस तरीके से तो कॉन्स्टिट्यूशन काम कर नहीं पाएगा। तो इसे कन्विंस करना पड़ेगा स्मॉल ग्रुप को भी, लार्ज ग्रुप को भी, कि बेसिक जस्टिस हैं कुछ और यही फ्रेमवर्क हम आपको दे रहे हैं कि आप जो भी करें इन बेसिक जस्टिस को, इन कुछ न्याय को तो फॉलो करें। Do this thought experiment. Ask yourself this question. What would be the content of some basic rules in society such that they gave everyone a reason to go along with them? यहाँ पे एक आ गया है, ऐसे बेसिक रूल्स कौन से हैं सोसाइटीज़ में, क्या आप बता सकते हैं? और ऐसे कौन से रीज़न होंगे ये बेसिक रूल्स के जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है? जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी और समानता को प्रिजर्व करेगा उतना ही ज़्यादा ये सक्सीड होगा। लेकिन फ्रीडम हो चाहे इक्वालिटी हो, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सारी फ्रीडम दे दे कॉन्स्टिट्यूशन और जाके आप किसी और की लाइफ क्रिएट कर दे, ये नहीं है। ये कहा है कि इक्वालिटी फ्रीडम सभी की प्रिजर्व की जाए। ठीक, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक वो रीज़न देता है? अब आप बताइए, आपने इतना सारा सब कुछ पढ़ा हुआ है और आप क्लास 11th में आ चुके हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सारे रीज़न देता है कि हर एक सोसाइटी का मेंबर उसे फॉलो करे? इस बुक को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए भी पढ़ना है ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाए। ठीक, थर्ड पॉइंट है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। जैसा कि हमने पढ़ा, मोड ऑफ प्रोमulgation से इफेक्टिव बनता है। सब्सटेंसिव प्रोविजन होने चाहिए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी आती है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी सबवर्टेड हो जाता है। सबवर्टेड मतलब कि कुछ एक तरीके से रूइन कर देना, तख्ता पलट कर देना या आक्रमण कर देना, अपोज कर देना। तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी सबवर्ट होता है, कुछ लोगों के ही द्वारा नहीं बट कुछ स्मॉल ग्रुप्स के ही द्वारा जो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। अब शक्ति क्या, खुद से ऐसा कुछ जादू मंत्र करके नहीं, ऐसा नहीं है। पावर अपने एक तरीके से देश में, कंट्री में या कुछ पर्टिकुलर रीजन में ये अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। Well crafted constitutions fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. अब एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो वो ऐसी पावर बनाएगा, ऐसे फ्रेगमेंट करेगा हर एक चीज़ को कि कोई भी ग्रुप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरे ग्रुप को डोमिनेट नहीं करेगा या एक तरीके से उसे आहत नहीं पहुंचाएगा। तो पावर इन फ्रेगमेंट, पावर इन सोसाइटी, कोई भी सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता। ऐसा अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो वेल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और कैसे? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को इतनी पावर नहीं दी गई है कि वो अपनी मोनोपोली चलाने लगे। ठीक है, अब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर फ्रेगमेंट करनी चाहिए, डिवाइड करनी चाहिए। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा इस तरीके से पावर नहीं है, इस तरीके से हैं इंस्टीट्यूशंस या पावर किसी की भी बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा फ्लो चार्ट नहीं दिखाता है, ऐसा फ्लो चार्ट दिखाता है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर। ठीक है, मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, ये सब हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड हैं, एक के ऊपर एक। इस तरीके से ये पावर नहीं है कि कोई भी मोनोपोली चला सके। ठीक, और इसी के साथ ये चीज़ इंश्योर कराती है कि अगर इंस्टीट्यूशन चाहता भी है कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करना तो दूसरा व्यक्ति उसको चेक कर सकता है। मतलब कि ऐसी पावर है, हर एक इंस्टीट्यूशन इस तरीके से वर्क कर रहा है एक दूसरे पे ध्यान देकर। ठीक है, तो ये इसको ध्यान देगा, ये इसको ध्यान रखेगा, ये इसका ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश कर ही नहीं सकता है।
एक इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स और बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाती हैं। ठीक, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, राइट बैलेंस लेकर आए, चाहे वैल्यूज हो, नॉर्म्स हो, प्रोसीजर्स हो, इन सभी में एक तरीके से बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन डिजाइन होनी चाहिए। ठीक, राइट बैलेंस्ड होना चाहिए इन इट्स ऑपरेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस, की हर एक चीज को देखते हुए बदलाव कर सकें, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए और चेंजेस लेकर आ सकें। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड होगा तो इसकी वजह से जो चेंजेस हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी और लोगों की आइडेंटिटी नहीं होगी। तो एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की ये क्वालिटी होती है कि वो ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट बैलेंस होता है बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। राइट बैलेंस कैसे होगा कि जो कोर वैल्यूज हैं वो हमेशा वही की वही बनी रहे और कुछ न्यू चेंजेस आए तो उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हम चेंज करें, बट कोर वैल्यूज प्रिजर्व होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स की हम बात करें तो हम एक तरीके से चैप्टर नंबर 9 आगे हम देखेंगे, लिविंग डॉक्यूमेंट जो है उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और इस बेसिस पर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब कोर वैल्यू तो प्रिजर्व है बट सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ चेंजेस आते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो तब कॉन्स्टिट्यूशन बना था आज तक सिर्फ वही है, बहुत सारे चेंजेस हमने अडॉप्ट किए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हम लेकर आए हैं। तो ये एक बैलेंस को स्ट्राइक करते हुए कि क्या प्रोविजन में चेंजेस हो सकते हैं, क्या लिमिट्स होनी चाहिए उन चेंजेस पर, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह सर्वाइव करेगा और इसे लिविंग बनाए रखेंगे हमारे ही लोग। ठीक, और ये अरेंजमेंट बताता है कि कोई भी ग्रुप, कोई भी स्मॉल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? और इसी के साथ आज के हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हमने समझा कि क्या अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, मोड ऑफ प्रोमिलगेशन क्या है, सब्सटेंटिव प्रोविजन क्या है और बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, और इसी तरीके से बने रहिए आप मेरे साथ और अपने हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाइए। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।